हम्म। नमस्कार दोस्तों, आप सबका निर्माण अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं कि हम संविधान पढ़ा रहे हैं, भारतीय संविधान। तो पिछला वीडियो हमारा सुप्रीम कोर्ट का था और उसके बाद हाई कोर्ट का। आज हम राष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे। ये राष्ट्रपति के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि क्या होता है। भारत का राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। तो राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों यही हमको पढ़ना है। तो भाग 5 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। भाग 5 में अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से लेकर 4 तक तो संघ और राज्य क्षेत्र है। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। और 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार है। और 35 से 51 तक जो है नीति निषेध तत्व है। 51 कब में मूल कर्तव्य है। और 52 से लेकर 151 तक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। 52 से लेकर 1 से 51 तक कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका का एक पार्ट है राष्ट्रपति। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे 52 से लेकर 61 तक। एक एक अनुच्छेद को हम लोग बढ़िया से इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए कि राष्ट्रपति ये है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। एक राष्ट्रपति इनको भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 52 में है कि पद कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ये आर्टिकल 52 आपका ये हो गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 53 में क्या है। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति किस भाग में है, तब बताएंगे कि भाग 5 में है। आर्टिकल 52 में है कि पद मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 53 में देखिए, अनुच्छेद 53 में ये है कार्यपालिका। कार्यपालिका को हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में ये बताया गया है कि संघ में, भारत के संघ में कार्य और शक्ति, कार्य और शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के संघ में कार्य और शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो कल हम लोग इस पे कार्य और शक्ति के बारे में इनको पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें थोड़ा सा इसका लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए इसको आप कल इसका अलग से एक पार्ट बनेगा कि कार्य और शक्ति ये जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। यहां से हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। देखिए निर्वाचन क्या होता है। निर्वाचन में होता है कि जिससे कि अब राष्ट्रपति का चुनाव है तो निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में होता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो राष्ट्रपति को कौन कौन से लोग वोट कर सकते हैं। तो ये पता होगा कि इनका इनडायरेक्ट वोट पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति को इनडायरेक्ट तरीके से वोट दिया जाता है। आम जनता इनका वोट नहीं दे सकती है। जैसे कि देखिए इनडायरेक्ट में क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से वोट दे सकते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट में आते हैं कि राष्ट्रपति हो जाएंगे, इनका चुनाव जो होता है इनडायरेक्ट होता है। उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, और राज्यसभा का भी जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है। और विधान परिषद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद। प्रधानमंत्री का भी जो है वो हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही दिया जाता है। और डायरेक्ट में जैसे हो जाता है कि लोकसभा
जैसे एक सांसद को हम लोग देते हैं वोट, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर पालिका, इनका वोट हम लोग डायरेक्ट देते हैं। तो राष्ट्रपति इसी में आते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो आप इसमें बोलेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से, इसी को इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। तो आपका यहां से एक क्वेश्चन सही हो सकता है। तो ये निर्वाचक मंडल के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि सबको फायदा मिले और एक नए एनर्जी के साथ हम भी पढ़ाएं। देखिए निर्वाचक मंडल में ये होता है कि इनके जो वोट देंगे वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे जो चुनकर गए हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, अब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए यहां से एक लिख लेते हैं पहले, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य देंगे। देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये उनको वोट देंगे। और हाँ, दिल्ली के जो है केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली और पुदुचेरी, के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ये आपको पता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें से 2 जो है यहाँ पे विधानसभा चुनाव होता है, तो यहाँ से जो है निर्वाचित सदस्य जो जीत कर गए हैं वो इनको राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि देखिए निर्वाचित सदस्य का है कि जो चुन कर गए हैं, जैसे कि टोटल जो हमारे देश में अगर देखा जाए तो सांसद का सीट कितना है, 545। तो चुनकर कितने जाते हैं इसमें से, तो 543। 2 मनोनीत होते हैं, तो ये वोट नहीं देंगे। जो मनोनीत होते हैं वो वोट नहीं देंगे। इससे कि राज्यसभा में टोटल कितना सीट हम लोग के हैं, तो 243, 543 हो गया। और राज्यसभा में टोटल जो है 773 है। तो यहां पे जो है ये राज्यसभा का जो है 245 है। तो इसमें से जो है 12 जो है, वो मनोनीत होते हैं, तो ये वोट नहीं देंगे। जो मनोनीत वाले हैं ये वोट नहीं देंगे। तो 233 जो है राज्यसभा के जो सांसद हैं वो आप इनको वोट देंगे राष्ट्रपति को। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं तो 543 ये लोग वोट देंगे और राज्यसभा में जो है 233 देंगे। 12 मनोनीत होते हैं तो ये वोट नहीं देंगे राष्ट्रपति को। और यहाँ पे विधानसभा में जो है यहाँ पे 4100, ये हमारे पूरे भारत में 4120 जो है विधानसभा की सीट है, तो ये जो है वोट देंगे। ये टोटल इनका वोट देने के बाद तब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये लोग वोट देने का इन लोगों का अधिकार है। ये जो है 17वां, ये पहले ये नहीं था, ये 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन सत्रहवां संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको रखा गया 1992 में कि ये भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में साझेदारी कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति को। तो ये देखिए ये हो गया निर्वाचक मंडल। हम लोग डिटेल में पढ़े कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो कौन कौन से लोग वोट देते हैं।
बहुत उत्सुकता रहती है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो पूरे दुनिया में अगर अमेरिका का होता है चुनाव तो राष्ट्रपति का तो पूरे दुनिया को लोग ध्यान देते हैं। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो ये लोग वोट दे सकते हैं। समझ तो गए होंगे ये। आगे देखते हैं अनुच्छेद 55। कमेंट कर जरूर बताइए। अब अनुच्छेद 55 देखते हैं। देखिए निर्वाचन की रीत, आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति। ये क्या होता है? तो ये होता है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा में जो है टोटल सीट कितनी है, लोकसभा का अगर टोटल सीट देखा जाए तो 545 है, 543 दो तो मनोनीत हो गए, और राज्यसभा का देखा जाए तो 233 है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 776। टोटल जो है 776 हो गया। और विधानसभा का देखा जाए कि 4120 हो गए। तो ये बताइए कि जब वोट होगा अगर, तो ये कह रहा है कि समान अनुपातिक, समान रूप से अगर ये वोट देंगे, ये 776 ये है लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, और विधानसभा 4120 है, तब तो ये कहेंगे कि हमारा ज्यादा है। तो ऐसे नहीं, तो इसी के लिए बनाया गया है एक कि जिससे देखिए कि एक विधायक का मत, एक विधायक का मत क्या हो जाएगा? उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, गुणे में लिखते हैं 1/1000। जैसे कि यहाँ पे अब अलग अलग है कि यहाँ 776 ही है, यहाँ पे 4120 है। तो इन लोगों को करने के लिए यहाँ पे एक ये फार्मूला बन जाता है कि हम लोग ऐसे निकालते हैं कि एक विधायक का मत उस राज्य की कुल जनसंख्या, जितना उस राज्य का जनसंख्या है, और उस राज्य की विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनसे डिवाइड करते हैं और गुणा में करते हैं 1/1000 से भागा दे देते हैं। तो वहां से हमारा निकल जाता है कि विधायक का मूल्य कितना है। ये कभी कभी एग्जाम में आता है, आपके वनडे लेवल में भी आता है, विशेष लेवल तक भी आता है ये। और दूसरा में ये इसी पे एक है कि एक संसद का मत, एक संसद का मत होता है कि विधायक का कुल मत बटा, विधायक का कुल मत बटा हो जाएगा निर्वाचित संसदों का मत। यहां से एक ये फॉर्मूला बनता है कि एक विधायक का मत अगर निकालना है तो उस राज्य के कुल जनसंख्या बटा जितने निर्वाचित सदस्य विधायक हैं वहां के, उनका निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं उससे डिवाइड करते हैं और गुणा में 1/1000 से भागा कर दे देंगे, तो निकल जाए कि एक विधायक का मत कितना है।
एक संसद का मत हो गया कि विधायक का मूल मत, कुल मत नहीं है, मूल मत है, मूल मत बटा निर्वाचित सांसदों का मत, इसमें गुणा नहीं करेंगे कुछ। एक संसद का मत हो गया कि विधायक का मूल मत बटा निर्वाचित सांसद, उस क्षेत्र के जो, उस जिले के जो सांसद हैं उनसे डिवाइड कर देंगे उनके मत से, तो हमारा निकल जाएगा एक संसद का मत कितना है। ये थोड़ा सा इसमें टफ है निर्वाचन प्रणाली में, तो इसको देख लीजिए एक बार, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसी में अभी थोड़ा सा कुछ पार्ट है। इसी में है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यह आता है हस्तांतरण, इसके जगह पे आता है हस्तांतरण। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो, इसका मतलब ये होता है कि जो वहां के विधायक है उस क्षेत्र के विधानसभा से, वो अपना एक वोट जो है राष्ट्रपति को देते हैं। इसका मतलब होता है कि उस विधानसभा के, उस विधानसभा के विधायक राष्ट्रपति को एक मत देते हैं, एक वोट देते हैं। जनता चुनती है विधायक को, विधायक जाकर वहां पे उनको वोट देते हैं राष्ट्रपति को। ये इसमें बोला गया था एकल संक्रमणीय या हस्तांतरण आता है, इसका मतलब यही होता है कि वहां का जो विधायक उस क्षेत्र को होते हैं वो जाकर राष्ट्रपति का वोट करते हैं। तो इसमें ये देखिए कि अगर राष्ट्रपति को जब वोट देना है, जब ये हो गया अगर चुनाव, तो इनका कोटा क्या होता है कि इनको कितना वोट मिलना चाहिए, तो एक कोटा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, जैसे कि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं निर्वाचन, और देखिए निर्वाचन की रीत, निर्वाचन की रीत निर्वाचन की अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 55 है। तो निर्वाचन की रीत क्या होगी, तो इसमें होता है कि जैसे कि कोटा है, अगर किसी भी राष्ट्रपति को अगर चुनाव हो गया तो उसमें यह होता है कि इनका कि क्या कोटा रहेगा उनका चुनाव का, कुल वैध मत, कुल वैध मत बटा 2 प्लस 1, मतलब कि 50% प्लस 1 अगर किसी को मिल जा रहा है तो राष्ट्रपति बन जाएंगे। 50% प्लस 1। देखिए जैसे कि रीत है, तो रीत का मतलब क्या है, रीत मतलब होता है वरीयता क्रम, वरीयता क्रम में ये होता है दोस्तों कि जैसे 4 लोग हैं ए बी सी डी, बी को मान लीजिए कि फर्स्ट पे है, ए जो है सेकंड पे है, सी थर्ड पे है और डी जो है फोर्थ पे है। तो इनको मान लीजिए कि अगर 50% वोट मिल गया, इनको 50% वोट अगर मिल गया तो फिर गिनती नहीं होगा, ये राष्ट्रपति बन गए। अगर इनको 50% नहीं मिला तब क्या होगा, तो फिर दूसरे चरण में फिर सब गिनती होगा। तो जैसे कि सबसे कम मान लीजिए कि इनका है, इनको हटा दिया जाएगा और फिर इनको ले लिया जाएगा और फिर इन तीनों लोगों में फिर से गिनती होगा। 50% जब तक आएगा नहीं तब तक गिनती चलता रहेगा। ऐसा एक बार बीबी गिरी जब थे, बीबी गिरी राष्ट्रपति बने, क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बीबी गिरी जो है दूसरे चरण से ही राष्ट्रपति बने थे, कि दूसरे चरण में जब चुनाव हुआ, पहले चरण में उनका 50% नहीं था, दूसरी बार में 50% आया तो राष्ट्रपति बने भारत के।
ये रीति का मतलब ये हो गया। तो आइए देखते हैं अब अनुच्छेद 56 हम लोग। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में पदावधि। अनुच्छेद 56 में पदावधि। पदावधि का मतलब ये हुआ कि जिस दिन 25 जुलाई को राष्ट्रपति कब होता है, शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, तो जिस दिन ये अगर ये शपथ ले रहे हैं उस दिन से 5 साल तक के रहेंगे। उस दिन से 5 साल तक, अगर बीच में त्यागपत्र नहीं दिए या कुछ नहीं हुआ तो उस दिन से 5 साल तक के रहेंगे। भारत में 25 जुलाई मतलब होता है, 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो उस दिन से ये 5 साल तक अपने पद पे रहेंगे जिस दिन ये शपथ लेते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। ये जिस दिन 25 जुलाई को अगर शपथ लिए हैं तो अगले 24 जुलाई तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। इनका पदावधि में यही है आर्टिकल 56 में। अब आते हैं आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 57 क्या है? तो आर्टिकल 57 है कि पुनर्निर्वाचन, कि राष्ट्रपति कितने बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति का वो है कि जितना बार चाहे उतना बार चुनाव लड़ सकते हैं भारत में, और ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। इनका कोई समय अवधि नहीं है कि बस इतने एक ही बार रहेंगे या 2 बार रहेंगे, जितनी बार चाहे उतने बार चुनाव लड़ सकते हैं। रिकॉर्ड रहा है पहले का भी कि कई लोग ऐसे थे कि 4-4 बार, 5-5 बार, 10-10 बार चुनाव लड़े हैं। तो उसका वो नहीं है, ये जब चाहे तब चुनाव लड़ सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार। तो आर्टिकल 57 हो गया। और ये राष्ट्रपति शपथ लेंगे पुनर्निर्वाचन। ये जो है जब शपथ ले लेंगे, अगर राष्ट्रपति जो है, एक यहां से पॉइंट ले लीजिए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब आर्टिकल 58 देखते हैं। आर्टिकल 58 में दोस्तों ये है योग्यता। सब लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति हम भी बन जाएं, तो उसके लिए योग्यता क्या है, आइए वो देखते हैं। किसी लाभ के पद पर न हो। तो योग्यता में इनका यह है कि भारत का राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो। अगर 35 वर्ष के से एक दिन भी कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 35 वर्ष की आयु जरूरी है पूरा करना। 35 अगर आपका आयु पूरा हो गया है तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा में आप सदस्य के बनने के योग्य रखते हैं। आप में ये हो कि लोकसभा या राज्यसभा में आप सदस्य हो, पहले से हो नहीं, मतलब होने के लिए आप योग्य हो। अब उसमें कई कंडीशन होती है कि अगर आपको सांसदीय का चुनाव लड़ना है तो उसमें कई चीज होता है कि भ्रष्टाचार में ना हो, आप पे मुकदमे ना हो। तो उसके लिए वो सब प्रक्रिया आप अगर पूरा किए हैं, चाहे आप में वो है, तो आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ये है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना होना का मतलब ये हुआ कि किसी सरकारी पद पे आप ना हो। जैसे कि देखिए लाभ का पद ये नहीं होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, ये लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य में मंत्री, संघ या
राज्य में मंत्री, ये लाभ के पद नहीं है। अब देखे होंगे कि प्रणब मुखर्जी जो थे राष्ट्रपति थे, तो 2012 में वो 2012 से पहले वित्त मंत्री थे, तो राष्ट्रपति बने। और रामनाथ कोविंद जो अभी के हमारे राष्ट्रपति हैं भारत के, तो वो भी पहले बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। तो वहां से भी चाहते तो डायरेक्ट वहां से त्याग पत्र देकर तब यहाँ पे चुनाव लड़े, बिना त्याग पत्र देते हुए यहाँ पे चुनाव लड़ सकते थे। तो ये जो है ये लाभ का पद इसको नहीं माना जाता है कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, संघ या राज्य क्षेत्र में मंत्री। बाकी सरकारी नौकरी अगर आपका है, वहां से लाभ ले रहे हैं, किसी भी सरकारी पोस्ट पे अगर हैं, वहां से आप अगर लाभ ले रहे हैं, तो आप जो है भारत राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये योग्यता हो गया। जब ये योग्यता हो गया तो ऐसे में तो कोई भी कह सकता है इतना कंडीशन पार करने के बाद कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी नॉर्मल आदमी अगर कह देगा चुनाव हम भी लड़ेंगे। पहले ऐसा था भाई, पहले ऐसा था कि बोल देते थे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। पहले 10-10 लोग, 8-8 लोग चुनाव लड़ते थे। अगर इतना कंडीशन रहे तो इतना कंडीशन तो बहुत लोगों के पास है, बहुत नेताओं के पास है चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे तो 20,000 लोग लड़ने लगे चुनाव, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए ये कहा गया कि पहले ऐसा था स्टार्टिंग में कि कम से कम आपको 4 विधायक जानते हो, 4 विधायक आपसे कहें कि हाँ चुनाव लड़िए, चाहे 4 विधायक जो है आपको जानते हो। पहले था ऐसा स्टार्टिंग में। ये भी कंडीशन बहुत लोगों को नॉर्मल हो गया कि 4 विधायक जान रहे हैं, चलो चुनाव लड़ लेते हैं। उसके बाद में ये हुआ 1977 में कि ये बोला गया कि कम से कम 10 विधायक आपको जानते हो, आप जो है चुनाव राष्ट्रपति का लड़ सकते हैं। 10 विधायक, यही बहुत लोगों के लिए आराम हो गया। 1965-66 में ऐसे कई लोग थे कि वहां पे वो चुनाव लड़ते थे कि 4 बार चुनाव हारे, 10 बार चुनाव हारे तो 9 बार उनको 0 ही आया। तब वो 4 बार, एक लोग 4 बार लड़े चुनाव, तो 4 बार में उनको चौथे बार में उनको एकदम 0 वोट मिला। तो ऐसे में तो कोई भी राष्ट्रपति हाँ हाँ लड़िए अब, लेकिन पीछे हट गए। तो कम से कम इतना था। लेकिन 1993 से ये हुआ कि नहीं, 10 विधायक नहीं, कम से कम जो यहाँ पे है कि 50 जो है प्रस्तावक, अब 50 अनुमोदक। मतलब ये हुआ कि देखिए 50 प्रस्तावक, मतलब लोकसभा या राज्यसभा से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 लोग आपसे कहें कि हाँ चुनाव लड़िए, ये नहीं कि जो बोल रहे हैं सिर्फ वही वोट दें, 50 लोग आपको वोट दें, वो अलग। टोटल 100 लोगों का जब आपको सपोर्ट मिलेगा, सपोर्टिंग रहेगी मेंबर्स का, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बहुत टफ हो गया। तो आप देखते हैं कि 2 लोग 3 लोग से ज्यादा लड़ ही नहीं पाते हैं। तो इतना होना चाहिए कि 50 प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं तो जैसे पहले कंडीशन थी कि कोई भी चुनाव लड़ता कि 35 साल एज पूरा हो गया है, लोकसभा या राज्यसभा में चुनाव लड़ने योग्य हैं, भारत का नागरिक है ही, किसी लाभ के पद पे नहीं है तो चुनाव लड़ लो। तो ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होता है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 15,000 रुपया, 15,000 की राशि जमा करना पड़ता है। यहाँ पे कभी कभी ये आता है कि 15,000 रुपया आपको जमा करना पड़ता है जमानत राशि के रूप में, जमानत राशि के रूप में। वो जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जमा कहाँ होता है, तो ये होता है आरबीआई में या भारतीय खजाना में या सरकारी खजाना में, या सरकारी खजाना में। ये 15,000 जो रुपया है, अगर राष्ट्रपति का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 15,000 रुपया आपको जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ेगा आरबीआई में या सरकारी खजाना में। अगर आप 1/6 मत भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। जैसे कि हर जगह, हर चुनाव में, जैसे कि अगर
गांव लेवल पंचायत का भी चुनाव होता है तो उसमें भी जमानत राशि जमा करना पड़ता है आपको। तो लोग जैसे गांव में बोलते हैं कि जमानत जब्त हो गया, तो जमानत जब्त का मतलब यही होता है कि अगर 1/6 आपको मत नहीं मिला है तो ये 15,000 जो रुपया है वो गवर्नमेंट ले लेगी, वो जमानत जब्त हो जाएगा, मतलब उसी को रख लेगी। ऐसा नहीं होता है कि जेल में भेज दिया गया आपको, ऐसा नहीं होगा। यही होता है कि ये जो जितना अपराध से जमा किए हैं वो गवर्नमेंट का हो जाएगा, आपको पैसा मिलेगा नहीं, मतलब जमानत जब्त हो गया। तो 15,000 रुपये राष्ट्रपति के लिए जमा करना पड़ता है। वो आरबीआई में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कहाँ पे जमा किया जाता है, तो आरबीआई में या सरकारी खजाने में, तो इसको ध्यान देना है। 1/6 मत अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये जमानत जब्त हो जाएगा, ये गवर्नमेंट आपका रख लेगी पैसा। तो ये समझ में आया ही होगा। आइए देखते हैं अब आर्टिकल हम लोग 7, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 में है शपथ, कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे, सीजेआई। भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई दिलवाएंगे, मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं है, कभी कभी हो भी सकता है कि न रहे ये, तो अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे। शपथ दिलाते हैं। हालत ये है कि अगर शपथ दिलाना है तो सीजीआई, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ दिलाएंगे। अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कोई भी इनको शपथ दिला सकते हैं राष्ट्रपति को। तो ये अनुच्छेद जो है आपके 60 में दिया गया है शपथ के बारे में। आगे एक लास्ट बच रहा है कि अनुच्छेद 61, महाभियोग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तभी मजा आएगा पढ़ाने में भी। तो आइए अब आते हैं महाभियोग पे, इस पे। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, महाभियोग। महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया ये है कि अगर राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनको उनके पद से हटा दिया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा या राज्यसभा में बिल पारित कर उनके ऊपर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन अब ये तो नॉर्मल तो है नहीं, राष्ट्रपति हैं, भारत मतलब होता है कि राष्ट्रपति, और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हटाने के लिए थोड़ा सा तो मुश्किल रहेगा ही। तो उसके लिए ये है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देना पड़ेगा कि आपको इस वजह से आपको हम हटा रहे हैं या हटाया जा रहा है। आप लिखित सूचना उनको, राष्ट्रपति को लिखित सूचना दिया जाएगा 14 दिन पूर्व। 14 दिन पहले इनको लिखित सूचना दिया जाएगा कि आपको हटाया जा रहा है इस रीजन से, कारण बताकर उनको एक लिखित सूचना देकर उनको हटाया जा सकता है। उस बीच में चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक भारत में ऐसा हुआ नहीं। अच्छी बात यह है कि आज तक भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी में देखिए कि अभी क्या होता है कि अगर एक पॉइंट लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो है
राष्ट्रपति का कोई भी विवाद संबंधी अगर रहेगा, राष्ट्रपति का विवाद संबंधी मुद्दा, मुद्दा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आए हैं इलाहाबाद में या बनारस में, यहाँ पे कुछ विवाद हो गया, चाहे यहाँ पे कुछ हो गया उनके साथ, तो यहाँ की कोर्ट बैठ जाएगी। उनका जो सुनवाई होगा वो सुप्रीम कोर्ट में, उनका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि अनुच्छेद 52 में है जो पद के बारे में कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 है कि कार्यपालिका के कार्य और शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 जो है निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि इनका निर्वाचन कैसे होगा, तो आपको निर्वाचन बताया गया है। अनुच्छेद 55 में है कि निर्वाचन की रीत, कि उनका सिस्टम है, कैसे उनको राष्ट्रपति के लिए कि उनको क्या कोटा है, उनके लिए क्या रीत, क्या वरीयता होता है। अनुच्छेद 56 में जो है आपको पदवाधि के लिए बोला गया है कि कितने साल तक वो रह सकते हैं अपने पद पे, तो जब से चुनाव होता है उस दिन से 5 साल तक वो कंप्लीट रह सकते हैं। तो अभी तक ऐसे भारत में एक ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं कि जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद। और यूएस में दोस्तों जो है, यूएसए में जो है वहां पे सिर्फ आप 2 बार राष्ट्रपति रह सकते हैं। यूएस में सिर्फ आप 2 बार राष्ट्रपति रह सकते हैं। भारत में लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में कहीं पे नहीं लिखा गया है कि आप 1 बार रहिए कि 2 बार रहिए या 3 बार रहिए, कोई इसका सीमा नहीं है कि आप कितने बार रह सकते हैं। भारत में आप जब तक चाहें, अगर आप 75 साल के हैं, 80 साल के हैं, 100 साल के हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई वो नहीं। हाँ, 35 साल जो है वो कंप्लीट आपका होना चाहिए। 35 साल अगर आप कंप्लीट किए हैं तो आप जो है 35 साल के बाद आप जब तक चाहें राष्ट्रपति रह सकते हैं। कोई समय सीमा इनका नहीं है कि आप 65 साल तक ही रह सकते हैं या 70 साल तक ही रह सकते हैं। अमेरिका में है कि सिर्फ 2 बार। तो ये पदावधि हो गया। आर्टिकल 57 में है कि पुनर्निर्वाचन, कि वही उनके बाद कि कई बार चुनाव हो सकता है, कोई जई बार चाहें, जितने बार चाहें उतने बार खड़े हो सकते हैं चुनाव में। योग्यता में हम लोग देख लिए हैं। योग्यता में है कि भारत के नागरिक हो, वो 35 साल पूरा कर चुके हों, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव लड़ने के योग्य हों, और चौथा पॉइंट था कि किसी भी लाभ के पद पर न हो। ये आपका अनुच्छेद 58 हो गया। अनुच्छेद 60 में है शपथ। अनुच्छेद 60 में यह है कि शपथ की उनको सीजीआई मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनका शपथ दिलवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ दिलवाएंगे। अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाएंगे। अगर नहीं है सीजीआई, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है तो उनको शपथ जो दिलवाएंगे वो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाएंगे। महाभियोग जो है इनको हटाने की जो प्रक्रिया है कि अगर ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या कोई और दिक्कत है तो ये अपना उससे ये होता है कि पहले ये त्याग पत्र दे देते हैं ये, लेकिन अगर इनका हटाने को वो है कि 14 दिन पहले इनको बताया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा का सदन में बैठक होगी, उसके बाद से इनको हटाने की प्रक्रिया होगी। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कभी कि राष्ट्रपति को कि महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो भारत में। इनका कोई भी मुद्दा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट होना जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आइए हमारे साथ, और फिर कल कोई नया वीडियो लेकर आते हैं आपके पास। उस नया वीडियो तो नहीं, इसी का लेकर आते हैं, इसी का पार्ट 2 कि कार्यपालिका इनका शक्ति और कार्य इनका क्या क्या है। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।